नमस्कार। समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार कीजिए नमस्कार गौरव शर्मा की ओर से। अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना छोटे चित्त वालों की होती है, जबकि उदार चरित्र वाले तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। महोपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया हुआ यह श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं है। पूरे विश्व का कल्याण, पूरे विश्व की बंधुता और पूरे विश्व का विकास इसमें समाहित है। और ठीक यही उद्देश्य है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का, जो इस समय नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में दुनिया भर के नेता एक मंच पर इकट्ठे हैं और सब भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी आशाओं के साथ देख रहे हैं। और इस समय इसी G20 और इसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए और इसके महत्व के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद हैं। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल। आप वाइस चांसलर हैं निर्वाणा यूनिवर्सिटी जयपुर के, एक शिक्षाविद हैं। पूर्व में केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के आप प्रथम कुलपति रह चुके हैं। लगभग 10-12 देशों में आप विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से शैक्षणिक अनुभव भी आपको रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे G20 के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम G20 की उपलब्धियों के बारे में बात करें, सर चाहेंगे कि G20 का जो एक पृष्ठभूमि है, जो इसका इतिहास है और जिस संकल्पना के साथ में G20 की स्थापना की गई थी, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। नमस्कार। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो विगत शती यानी 20वीं शती में जब एशियाई देशों में आर्थिक संकट गहराया तो विश्व की अनेक आर्थिक संस्थाओं ने उन सबको मिलकर उनको उबारने के लिए प्रयास किए और उसी प्रयास श्रृंखला के तहत G20 की स्थापना हुई। और पहले G7 तो विकसित देशों का है ही, तो G20 की स्थापना का प्रथम उद्देश्य तो आर्थिक विकास और आर्थिक संबल प्रदान करना था। परंतु धीरे धीरे G20 के जो देश थे वो इतने आर्थिक रूप से प्रगति करते गए और उनकी राजनीतिक आवाज़ और विश्व मंच पर उनकी आवाज़ मुखर होने लगी। तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि G20 के जो आर्थिक दायरे थे वो वहाँ से फैल करके राजनीतिक और विश्व के अन्य मुद्दों पर भी वो अपना ध्यान केंद्रित करने लगे और एक विश्व की प्रमुख आवाज बन गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें आर्थिक मुद्दों के अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे और मुद्दे भी, ऐसे कौन से मुद्दे थे जो उसमें? जलवायु परिवर्तन है, टेररिज्म जिसको आतंकवाद का मुद्दा कहें, या जो विश्व के अनेक देशों के मध्य सूचना आदान प्रदान की बात है, या अब खास तौर से जब कोविड-19 आया तो उस कोविड-19 ने एक पहली बार विश्व के लोगों को एक जागरूकता प्रदान की कि हम अपने घर में बैठकर अपने देश में रह करके पूर्ण रूप से ये नहीं सोच सकते कि हम पृथक हैं, आइसोलेटेड हैं, हमको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। वस्तुतः जो भी, चाहे वो जलवायु संबंधित परिवर्तन हो रहे हों, चाहे वो पर्यावरण पर प्रदूषण हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो ऐसी पेंडेमिक जैसी महामारियां हों, तो विश्व अपने आप में एक समग्र रूप ले चुका है जिसमें एक देश में होने वाली घटनाओं का संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। और इसलिए सभी विश्व के देशों को भागीदारी करनी होगी, साथ आना होगा और उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। जी, G20 में 20 बड़े देश होना ही इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाता। अगर आप G20 की महत्ता का अनुमान लगाना चाहते हैं तो आपके लिए इतना समझना पर्याप्त होगा कि G20 के सदस्य देशों में ग्लोबल जीडीपी का लगभग 85% यानी 85%, विश्व व्यापार का लगभग 75% से ज्यादा शामिल है और इसके सदस्य देशों में दुनिया भर की लगभग 2/3 आबादी शामिल है।
यानी कि सर हम कह सकते हैं कि अगर G20 या अब तो आगे आने वाले समय में तो हम G21 की बात करेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर हम ये कहें कि इस G21 के देशों की जो बात है वो एक पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या गलत नहीं हो? ये बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने G20 में अपने भूमिका निभाई है अभी तक, और ख़ास तौर से मुझे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर का डॉक्टर जयशंकर का वो बयान बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व के लिए तैयार है और विश्व भारत के लिए तैयार है, जिसको उन्होंने कहा दिस इज द टाइम व्हेन वर्ल्ड इज इंडिया रेडी एंड इंडिया इज वर्ल्ड रेडी। तो इंडिया इज वर्ल्ड रेडी का मतलब ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि हम अब विश्व में एक नेतृत्व की क्षमता में आ गए हैं विश्व में। विशेष तौर पर इससे पहले भी देखिए भारतवर्ष ने चाहे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, चाहे वो अन्य इस तरह की पंचशील का या उस तरह का पश्चात विगत में हमने प्रयास किए, लेकिन उस समय हमारी जो आवाज़ थी विश्व मंच पर, उस आवाज़ में वो ताकत नहीं थी, वो जिसको पॉलिटिकल हेफ्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राजनीतिक शक्ति नहीं थी। लेकिन विगत एक दशक में जो भारत ने आर्थिक प्रगति की है, उल्लेखनीय, विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बना, पांचवें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना, और अब तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने को अग्रसर है। इसके अतिरिक्त जो भारत ने एक उदारवादी भारतीय संस्कृति से उत्प्रेरित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित जो कोविड के संकट में विभिन्न उन गरीब देशों की सहायता की, जबकि आपको याद होगा कि वैक्सीन अलग अलग देशों ने बनाया, कुछ देशों ने तो यह हालत कर दी थी कि वो वैक्सीन इतना महंगा था कि वो सिर्फ विकसित देश ही उसको खरीद सकते थे। भारत ने अपने देश के 1 अरब से अधिक जनसंख्या को तो वैक्सीन का लाभ पहुंचाया ही, लेकिन दुनिया के वो छोटे छोटे देश जहां ना तो चिकित्सा की सुविधाएं थी, ना उनके पास उस तरह का कोई पूरा व्यवस्था जिसे कहते हैं पैराफर्नेलिया या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो जिसमें सबको मुहैया करा पाते वैक्सीन, वो वैक्सीन भारत ने 160 देशों में अपना वैक्सीन भेजा, और उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व में भारत की एक उदारवादी, एक कल्याणकारी, एक विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापना और एक ऐसे देश के रूप में छवि विकसित हुई कि कोई आपदा जो है वो एक व्यक्ति के नहीं है, वो पूरे विश्व की समग्र आपदा है। These are trans world issues, these are transnational issues, जिसका सामना सबको करना चाहिए, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहेंगे, पारराष्ट्रीय। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय तो होता है कि चार देश मिल गए तो आपस में जो भी कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ट्रांसनेशनल का मतलब पार राष्ट्रीय, मतलब एक देश में एक कोरोना फैला और वो पूरे विश्व को आतंकित कर गया। उसका प्रभाव आज भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्थाएं बड़ी मुश्किल से उस के संकट से उबर पा रही हैं। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे विश्व के देशों की, खास तौर से जो गरीब देश थे, जो विकासशील देश थे, उनकी प्राथमिकताएं बदली। भारत में जैसे ले लीजिए, हमारी प्राथमिकताएं बदली। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, हमारे यहाँ चिकित्सा कर्मियों की कमी हुई, तो युद्ध स्तर पर सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस खोलने शुरू किए। मेरा विश्वविद्यालय भी एक अग्रणी संस्थान है, राजस्थान में सबसे प्राचीन निजी नर्सिंग महाविद्यालय है। हम लोगों भी उस चेतना से अभिभूत हैं। तो ये जो पार देशीय समस्याओं का आभास और एहसास सब देशों को हुआ, उसमें और भारत का इस G20 में सबसे प्रमुख योगदान मैं मानता हूं। G20 के इतिहास में पहली बार 100%
सहमति की बात है। मतैक्य होना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, खास तौर से जब विश्व यूक्रेन रूस की युद्ध विभीषिका से ग्रस्त है। जी हाँ। यूरोप पूरा उस विभीषिका से में लिप्त है और उससे प्रभावित है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, चूंकि वो एक क्रीमिया के वहाँ पर वो जो गेहूं का और अन्न का जो निर्यात का और उसका उपलब्धि का साधन था वो टूटा है, तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हुई है। उसकी वजह से बहुत सारी इस G20 में एक बायोफ्यूल अलायंस, जहाँ उसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे कि हाँ। जो बायोफ्यूल अलायंस यानी कि एक पृथ्वी पर एक समग्र और एक सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में एक बहुत बड़े कदम की घोषणा की गई है बायोफ्यूल अलायंस बनाने की। और जैसा कि आपने बताया कि इसको एक ऐसी जबरदस्त सहमति मिली है जो आगे आने वाले भविष्य के लिए हमें आश्वस्त करती है। ये बायोफ्यूल अलायंस क्या है और इसकी क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, ये पहला मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के साथ मिलकर के एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय शायद गुड़गांव या मानेसर में बनाया गया। और वृहद स्तर पर ये एक योजना तैयार की गई कि पूरे विश्व में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, उसका दोहन किया जाए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन्स जो ज़मीन से निकाल के हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो खपत कर रहे हैं, वो हमेशा नहीं चलेंगे और उसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशंस और ग्रीन हाउस गैसेस का जो क्लाइमेट को नुकसान, जलवायु को नुकसान दे रहा है। आज ही मैं सुबह सुबह एक खबर पढ़ रहा था कि केरल, जो कि एक वेट क्लाइमेट जोन है जहाँ पर कि बहुत बारिश होती है, भारत का मानसून वहीं से आता है, वहाँ अचानक मयूर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसकी बहुतायत हो गई है। तो ये खुशी की बात देखने में लगती है, लेकिन इसका ये एक इस बात का द्योतक है कि वहाँ जलवायु परिवर्तन हो रही है। वो वेटलैंड धीरे धीरे, वो वेट जोन जो है वो एरिड जोन यानी सूखा प्रदेश में, जैसे राजस्थान में बहुत मयूर पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है और जो मोर प्राणी प्रजाति है वो बहुत गीले प्रदेशों में नहीं पनप सकती या नहीं जी सकती। तो ये जो वैश्विक जलवायु संकट है, इस जलवायु संकट को का निदान भविष्य, चूंकि देखिए एक G20 का ध्येय वाक्य क्या है? वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। तो भविष्य की जब आप बात करेंगे, एक परिवार की जब बात करेंगे, तो जलवायु उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसी के तहत ये बायोफ्यूल अलायंस का मतलब ये है कि हम ऐसे ईंधन पर काम करें जिसको कि हम पुनर्चक्रीयकरण कर सकें। जी, G20 के पहले दिन की एक जो बड़ी उपलब्धि रही वो रहा दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें कुछ विशेष विषयों पर सहमति सामने आई। हम शुरुआत करना चाहेंगे एक विश्व के लिए समावेशी विकास की, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात आई। तो जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई, इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? ये किस तरह का विकास है और किस तरह से G20 इसमें अपना योगदान दे सकता है? सबसे पहली बात यह है कि विश्व की निर्धनतम जनसंख्या लगभग 55 देश अफ्रीका के हैं, जिनकी एक अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन है। उसके वर्तमान में अध्यक्ष अफ्रीकन यूनियन के कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी हैं। उनको G20 में शामिल किया गया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जब आपने अपने मैं उसको इस तरह से मानूंगा कि एक परिवार में कमजोर भाइयों को उनका यथोचित स्थान दिया। और ये एक ऐसा कदम था जिसे उदार मना, एक सर्व कल्याणकारी राष्ट्र भारत
ने पहल करके इसको अंजाम दिया। जी। और ये ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण जिसे कहेंगे, या जिसे कहेंगे कि जो आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजिकल रूप से इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, उस उन राष्ट्रों का पूरे विश्व की धारा में समावेश करने के लिए ये मोदी साहब का बहुत बड़ा कदम है। और इससे हम भारतवर्ष को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के एक सशक्त प्रहरी के रूप में देखते स्थापित हैं। कर और सकेंगे। ये इससे भारत का अपना भी भला हो रहा जी है, हाँ। क्योंकि हम वैश्विक मंच पे एक बहुत सशक्त आवाज उभर के रूप में, क्योंकि देखिए 55 देशों में एक ऋण का, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप, ऋण का एक जाल, या बल्कि मैं कहूँगा ट्रैप, एक तरह का बहुत ही चक्रव्यूह जैसा ऋण का चाइना ने फैला रखा था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चीन खुद G20 का एक सदस्य है। हालांकि वो एक बात अलग है कि इसके राष्ट्रपति इस G18 के समिट में शामिल, 18वें समिट में वो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जो ऋण का जो जाल बिछाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इन आर्थिक उपायों और इन आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए जो समझौते हैं उनको दूर करने में G20 के देश समर्थ होंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी तक इन अफ्रीका के और विश्व के अन्य विकासशील देशों की कोई सुनवाई नहीं थी, कोई मंच नहीं था, और कोई उनका हाथ पकड़कर आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये माना जाता था कि विश्व में कुछ भी परोपकार नहीं होता, सब नितांत निजी हितों के तहत होता है। भारत ने पहली बार परोपकार के ओर अपने निजी हितों से उठकर परोपकार की ओर कदम बढ़ाया। कोविड-19 में ये सिद्ध किया। अब हम जिस तरह से ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह से अजाली असुमानी जो राष्ट्रपति हैं कोमोरोस के, उनको ये लेके आए आगे, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि एक राष्ट्र है जो कि इन सब की आवाज बनेगा, और चाइना का जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने में मदद होगी। और इसी के साथ में एक और बात कहूंगा, चाइना ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और चक्रव्यूह जैसी योजना, वन बेल्ट वन रोड OBOR बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे देशों को, हमको पता है श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका को चाइना को देना पड़ा क्योंकि वो उस ऋण के जाल में फंस गया। पाकिस्तान की भी कमोबेश वही स्थिति है, जो उनका जो बंदरगाह है वो मूलतः उन्हीं के पास चला गया। तो अब जो भारत ने इस G20 के दौरान एक समझौता किया है, जिसको कहा जा रहा है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अर्थात भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, वो हम ये कह सकते हैं कि वो चीन के जो ट्रैप है उसको दूर करने में, उससे मुकाबला करने में सक्षम होगा। एक विश्व में एक भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो चीन के भयावह महत्वाकांक्षाओं को रोकने में एक विश्व का एक प्रमुख प्रहरी, प्रमुख देश बन रहा है। क्योंकि देखिए, क्वाड में भी भारत शामिल है, ब्रिक्स में भी भारत शामिल है, और G20 में भी भारत शामिल है। तो और सबसे अच्छी बात ये हुई कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इस तरह का डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन जो 34 पेज का आया है, 34 पृष्ठों का, उसमें रूस का जिक्र न होते हुए भी
युद्ध के ऊपर बात की गई। दुनिया भर में एक जो आतंकवाद है ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। और खास बात यह कि जो 18वां जो समिट है G20 का, इसके पहले दिन सभी लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और उन्होंने स्वीकार किया कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आतंकवादी विरोध के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवाद जब भारत में हो रहा था, मैं बात कर रहा हूँ 1980 के बाद से जी, हम बहुत शोर मचाते रहे, हम बहुत विश्व मंचों पे बात करते रहे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जब 9/11 हुआ तब पहली बार विकसित देशों को, जब मैड्रिड में, जब लंदन में, जब पेरिस में इस तरह के ब्लास्ट हुए, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये विश्व में एक बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ। और उसके बाद फिर भारत में 2008, उससे पहले आपको याद होगा हमारे संसद पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद पर अटैक हुआ, फिर 2008 में बॉम्बे में हुआ। तो ये सब धीरे धीरे, फिर FATF की जो सशक्त भूमिका रही। और अब एक चीज देखिए, 9/11 के बाद अमेरिका में उस तरह का कोई दुस्साहस नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि यदि विश्व एकजुट हो जाए, यदि विश्व इस चीज को स्वीकार ले कि आतंकवाद किसी एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, अपितु पूरे विश्व की समस्या है, और यदि सबको मिलकर के ही मिलकर सामना करना है और उसका समाधान ढूंढना है। हाँ, क्योंकि जब आतंकवाद होगा, जब युद्ध होगा, तो विकास नहीं हो सकता। और इसकी सबसे बड़ी सजा मानवता को और मानवता के भविष्य को मिलेगी। तो ये जो हमारा G20 का मूल मंत्र, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसके संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, संधारणीय विकास लक्ष्य, उनकी बात हुई। तो ये मूलतः एक बहुत दूरगामी विहंगम दृष्टि डालता है G20। जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी हाल ही में भारत को हासिल हुई, जबकि मून मिशन चंद्रयान 3 की सफलता हुई और हमने बहुत सफलता के साथ पे उस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की। अभी हाल ही में इस G20 के पहले दिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा था कि इससे जुड़ा हुआ जो डेटा है, इसकी जो उपलब्धियां हैं, वो सिर्फ भारत के काम नहीं आएंगी बल्कि पूरी दुनिया के, पूरे मानव कल्याण के काम में आएंगी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वक्तव्य है और उनका ये जो इरादा है, वो इस बात की शुरुआत है कि किसी एक देश की उपलब्धि पूरे विश्व के लिए काम आए? क्या आपको लगता है कि इस G20 के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हम आपको पता है 104 सैटेलाइट एक साथ हमारे भारत के रॉकेट ने छोड़े। जी। ये एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, मैट्रिक्स जी, उसका जितना बजट था उससे कम बजट में मंगल मिशन हमने उपलब्धि हासिल की, जो कि भारत पहला देश बना। इसी तरीके से जो सॉफ्ट लैंडिंग, जो बहुत ही आराम से, प्यार से चंदा मामा पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा, उस पर जितना खर्च आया उससे अधिक तो हिंदुस्तान में, हॉलीवुड में कुछ फिल्में बनती। तो इतनी मितव्ययिता के साथ हम इतनी बड़ी बड़ी तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियां जो हासिल कर रहे हैं, तो ये हम प्रेरित कर रहे हैं विश्व के उन विकासशील देशों को कि आइए हमारे साथ जुड़िए। और देखिए, ये जब से टेक्नोलॉजी और साइंस ने विकास किया है, तब से ये अपनी मोनोपोली, अपने एकाधिकार को तोड़ना नहीं चाहते और उसकी भारी कीमत वसूलते हैं। मुझे याद आ रहा है वो PL 480 का युग, समय जबकि ऐसे प्रतिबंधों का सामना, और खास तौर पे विकासशील देशों को, लिंडन जॉनसन की सरकार थी। जी जी। और हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई कि हमको गेहूं चाहिए था, तो उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, PL 480, पब्लिक लोन 480, जिसमें फूड शिप टू माउथ, जब आप उनकी शर्तों को मानेंगे तब वहां से वो गेहूं का जहाज रवाना होगा। जी। तो कहां तो उस तरह की ऑप्रेसिव, आतताई नीतियां जो कि आपकी मजबूरियों का लाभ उठाती हैं, बिल्कुल एक साहूकार की तरह से जो कर्ज देता है, वही चाइना कर रहा है, वही
पिछले विगत समय में विकसित देशों ने किया, लेकिन भारत उन सब से अलग है। आपकी बात से इससे एक चीज समझ में आती है कि अब तक हमने इस पूरे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बाइपोलर देखा है और बहुत लंबा समय हमने अमेरिका और रूस के, और या यूं कहें कि पूर्व और पश्चिम के उस दौर को हमने देखा है। लेकिन अब एक नए ध्रुव खड़े हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जो कि एक विकास की एक अच्छी स्थिति को हासिल कर चुका है, और दूसरी तरफ चीन एक आर्थिक साम्राज्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन तीसरी तरफ भारत भी उन दोनों में शामिल होने की स्थिति में है, या अपना एक अलग ध्रुव भारत का खड़ा हो सकता है? एक ऐसी सशक्त भारत कोई, मैं जहां तक समझता हूं, भारत का विश्व मंच पे एक महत्वपूर्ण स्थान जी, वो बहुत अच्छी बात है। भारत की ऐसी महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही कि वो बिग ब्रदर सिंड्रोम, कि मैं बड़ा भाई हूं, आप सब मेरे अधीनस्थ हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर के आगे बढ़ा हम है। आज तक हमारी संस्कृति ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, किसी देश की भूमि को हमने अधिग्रहित नहीं किया, हमने कभी एनक्रोचमेंट, कभी युद्ध नहीं थोपा। हम उसी सांस्कृतिक संस्कार को आगे बढ़ाते हुए हम सबकी आवाज, क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश, हर छोटा सा जो विकासशील देश है या कम विकसित देश है, उसके पास इतने संसाधन नहीं होते कि उस तरह की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे वो काम कर सके। तो उसके लिए भारत उनका एक सहयोगी, एक मददगार, एक संरक्षक मित्र के रूप में उभर के आना चाहता है। सारांश के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि G20 का ये 18वां समिट, जिसमें कि जैसा कि हमने चर्चा की कि एक बहुत बड़ी सहमति का एक शिखर सम्मेलन माना जाएगा, आगे आने वाले समय में समग्र विश्व की सुख, समृद्धि, संपन्नता और शांति, इसमें इस सम्मेलन की क्या भूमिका रहेगी, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अगर प्रतीकों की, देखिए व्यवहार और समाज प्रतीकों से बनता है जी, और अगर प्रतीकों की बात की जाए तो विश्व के जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे नेता हैं, राजनेता हैं जी, इन देशों के राज प्रमुख हैं, वे सब पूज्यनीय महात्मा गांधी की समाधि पर गए और वहाँ उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। जी, तो वो अहिंसा के दूत गांधी की समाधि पर उनके श्रद्धा सुमन को मैं ये मानता हूँ कि वो सिर्फ श्रद्धा सुमन नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ से कुछ अहिंसा के बारे में, विश्व में अहिंसा और भारतीय संस्कारों की महत्ता के बारे में कुछ बात प्रसारित हो रही है, वो लेके जा रहे हैं अपने साथ। और मोदी साहब जिस तरह से उनका एक अपना अंदाज है, सबसे गले मिलते हैं, वो हाथ मिलाने से आगे बढ़कर गले मिलते हैं। तो वो जो उनका एक प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी प्रजाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, विकसित हो, कमजोर हो, समृद्ध हो, गरीब हो, साथ लेकर सबको सबका साथ, आज उनके उसमें था सबका साथ। तो सबका साथ की भावना ही विश्व कल्याणकारी है जी। और आप देखिएगा, मेरे शब्द याद करेंगे आप, और ये मेरे शब्द नहीं है, शायद पूरी G20 की अंतरात्मा इससे निहित होती है कि ये भारत एक अग्रणी स्थान दिलाने में। और अब समय है कि आपको दे धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल। आप वाइस चांसलर हैं, निर्वाणा यूनिवर्सिटी जयपुर के एक शिक्षाविद हैं, और बहुत से विश्वविद्यालयों में और उनका शैक्षणिक कार्य का आपका अनुभव है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आज का आने वाला समय विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की गौरव शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।